साथियों नमस्कार, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके परिवार केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक सुंदर माहौल में होंगे। साथियों काफ़ी दिन के बाद आपसे मुलाकात करने का मौका मिला है और इस छोटी सी मुलाकात में आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत है जिसका नाम है विराम चिन्ह। ठीक है साथियों, यहाँ पर साथियों थोड़ी सी एक मिस्टेक क्या है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर छोटी की जो मात्रा है उसको खा गया है, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, चीज़ें आपको सब समझ में आने वाली हैं। जैसे इसमें लिखा है विराम, ठीक है, विराम आगे लिखा है चिन्ह, तो यहाँ पे ये जो मात्रा है इसको इसने खा लिया है, ये वाली मात्रा, तो ये छोटी वाली मात्रा इसने क्या कर ली है, खा ली है। तो साथियों इसी चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात रहेगी हमारी। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि भाई विराम चिन्ह होता क्या है। विराम चिन्ह होता है कि भाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए या स्पष्ट रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ जो होता है मेरे भाई, उसका विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठहराव। ठीक है, ठहरना। ठीक है, कम समय के लिए ठहरना, थोड़ा ज़्यादा समय के लिए ठहरना, किसी अन्य चीज़ों का प्रयोग करना, प्रश्न पूछने के भाव में हो सकता है, भावों को प्रकट करने के उसमें हो सकता है, किसी चीज़ को निर्देशित करने के संबंध में हो सकता है। तो जो चिन्ह है वो हर जगह अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इसमें कहा है, एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, क्या भैया, एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, ठीक है, और उसे समझाने के लिए, किसी स्थान पर बल देने के लिए, कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है, उसी को क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहेंगे। तो वहां क्या प्रयोग करना होगा, विराम चिन्हों का। दूसरा है, भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के पश्चात, ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत प्रयोग किए जाते हैं, संकेत या चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया, विराम चिन्ह। ठीक है, जैसे विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में क्या आ जाती है, स्पष्टता आती है। इसका मतलब यहां से समझेंगे, मान लो कि भाई मैंने लिखा एक उदाहरण, रोको मत जाने दो। ठीक है, अब इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, मैंने कहा रोको मत जाने दो, तो इससे आदमी कंफ्यूजन में है। लेकिन हम यहां पर किसका, विराम चिन्ह का प्रयोग कर लें। जैसे हमने यहां विराम चिन्ह का प्रयोग किया इसमें थोड़ी देर के लिए कि भाई मैंने रोको के बाद क्या लगा दिया, विराम चिन्ह लगा दिया और लिख दिया मत जाने दो। ठीक है, रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब हुआ कि हम किस पे रुके हैं, रोको पे रुके हैं, और मत जाने दो अर्थ क्या निकला कि भैया उसे रोक लो, जाना नहीं चाहिए, मतलब उसे जाना नहीं देना है। ठीक है, लेकिन जब हम क्या कहा, रोको मत जाने दो, मतलब हम यहां पे आके रुके और एक चिन्ह का प्रयोग किया और जाने दो, तो इसमें इसका जो अर्थ है बिल्कुल उल्टा हो गया। तो इस कह रहा है कि भाई रोको मत जाने दो, मतलब उसको रोकना नहीं चाहिए, उसे जाने दो, और ऊपर क्या था, रोक लो, वह जाना नहीं चाहिए। तो दोनों में अर्थ क्या हो गया, बिल्कुल अलग अलग हो गया। तो यही कह रहा है, भाषा को स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और हमारे एक गुरु हुए श्री कामता प्रसाद गुरु जी, उन्होंने क्या बताया है कि हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, आपकी 20 होती है। साथियों यहाँ पर जो ये वी की मात्रा जो है ये सॉफ्टवेयर के द्वारा लुप्त कर दी गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है, हमारे चिन्हों के नाम लिखे हैं, इधर चिन्हों को दर्शाया गया है भाई कौन सा चिन्ह है और उनके प्रयोग की बात की है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से हम बात करते हैं कि पहले चिन्ह के साथ आपकी बात करते हैं। जैसे कहा है अल्प विराम, क्या कहा है, अल्प। अल्प का मतलब है थोड़ा, विराम का मतलब है रुकना या ठहरना, मतलब जब हम बहुत थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो उस चिन्ह का प्रयोग है ये वाला, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो इसे क्या कहते हैं, अल्प विराम। ठीक है, दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध का मतलब है आधा, अर्ध का मतलब क्या है, आधा। जब हम आधे समय के लिए रुकते हैं, कैसा मेरे भाई, आधा समय के लिए रुकते हैं। आधा कैसे समझे, जब पूर्ण विराम से आधे समय के लिए रुकते हैं तो उसे कहते हैं अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह होगा तो यही, लेकिन इस पे क्या हो जाएगा, एक कॉमा ऊपर लग जाएगा, ये अर्धविराम का है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का मतलब है साथियों यहां सभी पे छोटी की मात्रा है ये। ठीक है, सॉफ्टवेयर ने इस मात्रा को यहां से हटा दिया है, वो थोड़ी सॉफ्टवेयर की वजह से कमी हो गई है। हम बात करते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब है जब पंक्ति या वाक्य
समाप्त हो जाता है तो हम करते हैं पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का। तो पूर्ण विराम को एक इस पाई डंडे की तरह हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, वाक्य के अंत में रुकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का। चलिए जी, उपविराम। क्या भैया? उपविराम। उपविराम का प्रयोग किया जाता है जब किसी कथन को अलग से दिखाना चाहते हैं, जब किसी कथन को थोड़ा अलग करके दिखाना चाहते हैं तो हम इसे उपविराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब ये जो दो कॉमा दिखाई दे रहे हैं ये हमारा उपविराम का है। कह रहा है किसी कथन को अलग दिखाना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? हम उपविराम का। ठीक है दोस्तों, यहां से अगला प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या? प्रश्नवाचक। तो हम क्या कहते हैं कि भाई विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाची वाक्यों में के अंत में किया जाता है तो वो कैसा होता है? प्रश्न वाक्य। मतलब प्रश्न में जब कुछ वाक्य पूछा, कोई चीज पूछी जा रही है, प्रश्न किया जा रहा है तो उसमें इस प्रकार के साइन का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जब विपरीत अर्थ रखने वाले जो शब्द हैं, कौन से? विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द हैं, उनके मध्य में ये जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है इसी को कहा जाता है योजक चिन्ह। ठीक है, विपरीत। जैसे मैं कहूं भाई बहन, क्या कहूं? भाई और बहन, तो इनके बीच में कैसा प्रयोग हुआ है? तो यही क्या है? योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों को रखना है, उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह की तरह एक होता है निर्देशन चिन्ह। क्या होता है बेटा? निर्देशक चिन्ह। यह थोड़ा इससे लंबाई में बड़ा होता है। किसी चीज को निर्देशित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कोष्टक। क्या भैया? कोष्टक। कोष्टक आपके देखो, ये बड़ा कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है और ये मंझला कोष्टक है। ठीक है, तो किस कोष्टक का प्रयोग है जब हम कठिन वाक्यों को रखते हैं, तो कठिन वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, किसी चीज को, किसी वाक्य में कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम कोष्टकों का प्रयोग करते हैं। वहां पर आदमी समझ जाता है कि भाई ये है। ठीक है, चलो जी, उद्धरण चिन्ह वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्धरण चिन्ह वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है डबल कोमा और एक होता है सिंगल कोमा। ये एक एक है, मतलब इसका मतलब है एक यहां एक यहां, इसका मतलब ये है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है डबल कोमा, एक होता है सिंगल कोमा। तो हम यहां बात कर रहे हैं डबल कोमा वाले की। डबल कोमा वाले का मतलब है जब वाक्य या कथन को, डबल कोमा वाले का अर्थ क्या होता है? जब वाक्य या कथन को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ठीक है, किसी भी वाक्य या कथन को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है तो हम किसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अवधारण, उद्धरण चिन्ह का। और कौन सा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं? डबल कोमा वाले का। सिंगल कोमा वाले का प्रयोग किया जाता है वहां जब हम किसी वाक्य पर जोर देने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये जोर देने के लिए किया जाता है, इसकी बातें हम थोड़ी आगे करेंगे। विस्मय आदि बोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मय आदि। विस्मय आदि और पूर्ण विराम लगभग एक सा लगता है, लेकिन विस्मय आदि में क्या है, जो ये डंडा है इसके नीचे एक कोमा लग जाता है, ये विस्मय आदि का है। विस्मय आदि का मतलब है जब कोई भी व्यक्ति अपने मन या भावों, मन के भावों को व्यक्त करना चाहता है। जैसे मन के भाव क्या हो सकते हैं? जैसे हर्ष है, शोक है, नफरत है, विस्मय है, ग्लानि है। इनको व्यक्त करने के लिए शब्द के पीछे जिस चिन्ह का प्रयोग करता है उसी को कहता है विस्मय आदि चिन्ह। तो ये इस प्रकार से, जैसे हाय, तो हाय के आगे ये लगा दो तो विस्मय आदि चिन्ह है। ठीक है, लाघव चिन्ह वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाघव चिन्ह वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है शब्द का लघु रूप या वाक्य का संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह। ये कह रहा है वाक्य का कैसा रूप? संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों, कैसे हम मान लें कि भाई हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश है। क्या है भैया? उत्तर प्रदेश। तो मुझे इसमें लाघव चिन्ह का प्रयोग करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे शॉर्ट उसमें लिख दूंगा, उ लिखूंगा और ये चिन्ह लगा दूंगा, प्र लिखूंगा और ये चिन्ह लगा दूंगा। तो ये चिन्ह कैसा है? हमारा लाघव चिन्ह है। मैंने कहा भैया आपसे हिमाचल प्रदेश है। क्या कहा भैया? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से ही लूंगा और इसमें ये लगा दूंगा, प्र लूंगा और ये लगा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है?
उस वाक्य का संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, मतलब लघु रूप लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हमारे इस वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी का मतलब है नागम चिन्ह। ठीक है दोस्तों, आइए जी, अब ये आता है निर्देशन चिन्ह। कौन सा चिन्ह है, निर्देशन। निर्देशन चिन्ह मैंने बताया है योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इसका मतलब है विषय संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे इसका उदाहरण के तौर पे प्रयोग किया जाए। जैसे जैसे काल के प्रकार होते हैं, तो काल के प्रकार होते हैं तो ये योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, कितने होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। कितने प्रकार होते हैं, तो काल के 3 प्रकार है, तो इसने तीनों को लिख दिया और ये चिन्ह प्रयोग कर दिया। ठीक है, मतलब निर्देश देने के लिए। दूसरा है आपका विवरण। विवरण इंपोर्टेंट है। विवरण इंपोर्टेंट है कि विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। भाई किसी वाक्य में आगे कई बातों को क्रम रखने के लिए, वाक्य में आगे कई बातों को क्रम से रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विवरण चिन्ह का, मतलब विवरण किया जाता है उनका। जैसे कह रहा है पुरुषार्थ 4 हैं, विवरण चिन्ह लगाओ। पुरुषार्थ कितने, 4 हैं, विवरण चिन्ह लगाओ। जैसे धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। तो विवरण चिन्ह का मतलब है कि किसी वाक्य में 2-3 बातों को क्रम में रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। त्रुटिबोधक। त्रुटिबोधक का एक नाम और है जिसे कहते हैं हंस पद। क्या कहते हैं, हंस पद। तो त्रुटिबोधक को ऐसे करके चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है, हंस। हंस तो आप समझते हो जो उड़ता है, उसी के पंखों की तरह ये लिया जाता है। ठीक है, जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द छूट जाता है, कोई शब्द छूट जाता है, तो उसे लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, त्रुटिबोधक का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें लिखा है राम कल जाएगा, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कहाँ जाएगा, तो वो चीज रह गई या छूट गई है। तो हम कहेंगे कि भाई राम कल जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूँ राम कल जेवर जाएगा। कहाँ जाएगा, जेवर। तो यहाँ हम ये वाला चिन्ह लगा के, मतलब त्रुटि वाला चिन्ह लगा के क्या लिख देंगे ऊपर, जेवर। तो इससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ क्या शब्द आने वाला था, जेवर। ठीक है, या दिल्ली जाएगा, कहीं भी जाएगा, XYZ। तो ये कह रहा है पदलोप। अगला कौन सा है, पदलोप। पदलोप का चिन्ह ये होता है मेरे भाई। ठीक है, पदलोप का मतलब है कि जब हम कुछ पदों को छिपाना चाहते हैं, उनको बोलना नहीं चाहते हैं, तो हम पदलोप चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब वाक्यांश में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो उसे क्या कहते हैं, पदलोप। जैसे ये कह रहा है कि भाई मैं घर अवश्य चलूंगा, फिर क्या लगा दिया, ये साइन लगा दिया है, पर तुम्हारे साथ। ठीक है, कोई भी आदमी होगा वो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, और जिस आदमी के साथ नहीं जाना है उसका नाम तो लिया नहीं है उसने उसकी जगह क्या लगा दिया, पदलोप कर दिया है। उस आदमी के नाम ना लेके उसने क्या कर दिया, पदलोप कह दिया है कि मैं तुम्हारे ही साथ चलूंगा। ठीक है, इनडायरेक्टली ये बात हो गई, वो किसी और के साथ नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो यही कह रहा है कुछ अंश को छोड़कर लिखना हो तो क्या किसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पदलोप। बात समझ में नहीं आई हो तो ये समझ लो कि भाई मैं यहाँ से 1 से 10 तक के वर्ड अंक लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, और यहाँ से ये चीज़ लिख दूँ और आगे क्या लिख दूँ, 10। ठीक है, तो मैं यहाँ वो सारे अंक नहीं लिखना चाहता था, तो उन अंकों की जगह मैंने क्या लगा दिया, उनका लोप कर दिया है और डायरेक्ट क्या लिख दिया है, 10 लिख दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि ये 1 से 10 तक के क्या है, चिन्ह है। ठीक है, चलिए जी, अब बात आती है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक का मतलब है जब किसी वाक्य के ऊपर लिखे शब्द को दोबारा ना लिखना पड़े। ठीक है, दोबारा ना लिखना पड़े तो उसकी जगह किसका प्रयोग किया जाता है, पुनरुक्ति का। जैसे कहा है राम कक्षा 11वीं में, राम कुमार कौन सी कक्षा में, 11वीं में। तो ऐसे ही उसने लिखा दिनेश कुमार और फिर क्या लगा दिया, चिन्ह लगा दिया है। तो दिनेश कुमार, इसका मतलब हुआ दिनेश कुमार भी कौन सी कक्षा में, 11वीं ही कक्षा में। ठीक है, तो पुनरुक्ति का मतलब है जब कोई वाक्य दोबारा ना लिखना पड़े तो उसकी जगह कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, पुनरुक्ति। रेखांकन चिन्ह की बात कर लेते हैं बेटा। तो रेखांकन चिन्ह का मतलब है किसी वाक्य को महत्वपूर्ण शब्द हो या पद हो या वाक्य हो और उसको चिन्हित करने के लिए जो भी चिन्ह लगाया जाता है, अंडरलाइन कहते हैं इसे, उसको क्या कहा जाता है, रेखांकन चिन्ह। जैसे गोदान एक उपन्यास है, तो गोदान के नीचे क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया जाए।
ठीक है। अब यहां से ये पता चल जाएगा कि भाई गोदान के बारे में तुम्हें जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। क्यों कि ये उपन्यास है किसके द्वारा लिखित है? प्रेमचंद द्वारा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द या पद या वाक्य को चिन्हित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रेखांकन। तुम भी अपनी किताब पर करते हो तो पढ़ते समय एक अंडरलाइन कर देते हो, तो तुम सोचते हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हम इसे चलते हुए जब भी पढ़ेंगे। ठीक है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इसकी पहले बात कर चुके हैं। देखो साथियों, अवतरण चिन्ह का ही नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। पूछा जाता है भाई अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया था ये जो अवतरण या उद्धरण चिन्ह है, एक तो होता है एक कोमा वाला और एक होता है डबल कोमा वाला। एक होता है एक कोमा वाला, एक होता है डबल कोमा वाला। ठीक है, तो एक कोमा वाले का प्रयोग जो किया जाता है, तो ये जो अवतरण चिन्ह है एक वाला, कैसा है? एक कोमा वाला। तो इसका प्रयोग किसी भी शब्द पर जोर देने के लिए किया जाता है। मात्र एक कोमा वाले का प्रयोग सिर्फ शब्द पर जोर देने के लिए किया जाता है, जबकि डबल चिन्ह वाला जो है, जो अवतरण चिन्ह दो कोमा वाला है, इसका प्रयोग वाक्य को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बात ध्यान रहेगी। अवतरण या उद्धरण चिन्ह दो हैं, एक कोमा वाला वाक्य पर शब्द पर सिर्फ जोर देने के लिए, डबल कोमा वाला उस पर ज्यों का त्यों लिखने के लिए, वाक्य को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण का किया जाता है, मतलब डबल कोमा वाले का। ठीक है साथियों, तो ये थे हमारे क्या थे? चिन्ह। इसके बारे में दो चार प्रश्नों के साथ आपकी बात करा देते हैं। तो बात आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए जी, ये कह रहा है भाई योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? यहां से कह रहा है योजक चिन्ह का सही उदाहरण बताना है मेरे भाई। तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सब्जी और सवेश भाई बहन है। देखो भाई और बहन, ठीक है, भाई का विपरीत क्या होता है? बहन। तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है विपरीत शब्दों के साथ। तो यहां पर किसका चिन्ह का प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें पूछा है भाई इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? तो साथियों ये देखो हेमा है, गुनगुन है, तो इनके बीच में कैसा प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है आपका अल्पविराम का। भाई इसमें कौन सा प्रयोग हुआ है कि भाई रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। तो रोहन ने कहा, रोहन ये बता रहा है कि मुझे क्या करनी है? पढ़ाई। एक निर्देश बता दिया उसने कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं किसी और के साथ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? एक निर्देश दे रहा है। तो ये कैसा चिन्ह हो गया? निर्देशक चिन्ह हो गया। लेकिन ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। ठीक है, विपरीत अक्षरों को दिखाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं, लेकिन निर्देश देने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। भाई मैं घूमने जा रही हूं, तो ये कैसा चिन्ह है? ये पूर्ण विराम है। ठीक है, तो इस ऑप्शन, इसका जवाब क्या होगा? ए। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है? किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? आधा का मतलब है अर्धविराम। आधा रुकना का मतलब क्या है? अर्धविराम। तो जवाब क्या हो जाएगा इसमें? बी इसका जवाब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अल्पविराम। इसका मतलब क्या है? पूर्ण विराम। और इसका मतलब क्या है? विस्मय आदि। ठीक है, चलिए जी, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह, क्या मेरे भैया, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का उदाहरण है? ठीक है, ये आपका 19 में पूछा हुआ है। जैसे पद्मश्री में, या माने बेटा सदा उन्नति करो, वाह मजा आ रहा है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू हो रही है। तो कौन सा है? आपसे पूछा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का मतलब है डबल कोमा। ठीक है, जब वाक्य को ज्यों का त्यों लिखा जाए, या सिंगल कोमा का मतलब है जब शब्द पर जोर दिया जाए। तो उद्धरण चिन्ह कौन सा है? पद्मश्री पे जो इन्वर्टेड कोमा है। ठीक है, चलिए जी, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, ज्यों का त्यों लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? योजक का किया जाता है विपरीत शब्दों को दर्शाने के लिए, अल्पविराम थोड़ा कम रुकने के लिए, अर्धविराम आधा समय रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए जी, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो बताइए पूर्ण विराम कौन सा है? ये तो विस्मय आदि बोधक है, ये तो कोमा लगा हुआ है, ये तो खैर इसमें है ही नहीं, अंग्रेजी का। ये क्या है आपका? यही क्या है आपका? पूर्ण विराम का है। नीचे वाला प्रश्नवाचक है। चलो जी, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? तो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे होंगे ये वाले। ठीक है, ये वाले। तो ये क्या है? हमारे उद्धरण चिन्ह है। कैसे चिन्ह है ये? उद्धरण। तो जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा। चलिए जी भाई साहब,
हिंदी में अल्पविराम चिन्ह का उदाहरण। देखो भैया यहाँ पे ये मैंने आपको बताया है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारी छोटी की मात्रा को खा गया है, ठीक है। तो हमें इसमें थोड़ी सी दिक्कत आप ना लें, थोड़ा समझ लीजिएगा भावों को, ठीक है। अब इसमें कहा हिंदी में अल्पविराम बताना है। अल्पविराम देखो ये तो प्रश्नवाचक है, ये आपका विस्मय आदि है, ये पूर्ण विराम है, तो अल्पविराम कौन सा है? ऑप्शन डी वाला। चलो मेरे भाई, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, मतलब वाक्य या पंक्ति समाप्त हो जाए, वाक्य के अंत में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं मेरे भाई? पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। चलिए जी दोस्तों, ये कह रहा है इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। अब कौन सा विराम चिन्ह जो ये आगे लगा हुआ है इसका नाम क्या है? तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रश्नवाचक। आपसे कहे पूर्ण विराम तो पूर्ण विराम के लिए होगा, अल्पविराम तो अल्पविराम के लिए ये होगा, और योजक चिन्ह तो योजक चिन्ह के लिए ये छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपके चिन्ह है। चलो जी, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह छांटना है। कौन सा छांटना है? योजक। तो योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन सी वाला है। चलो जी, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का प्रयोग, तो ये इस चिन्ह की बात कर रहा है, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे ध्यान रखना, ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे छोटी की मात्रा खा गया है, बाकी सारी मात्रा बची हुई है, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई ये जो कोष्टक में चिन्ह है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विस्मय बोधक चिन्ह, ठीक है, विस्मय बोधक, ठीक है। ये इसमें नहीं है, ठीक है। और क्या नाम है इसका? विस्मय बोधक है। चलो जी, उपविराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा है? तो यहाँ पे देखो ये उपविराम लिखा है, का चिन्ह इनमें से कौन सा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो उपविराम का मतलब है ये वाला, जो अलग से वाक्य को दिखाने के लिए, कोई कथन है उसे अलग से दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उपविराम का, ठीक है। ये किसका है? देखो यहाँ पे ये किसका है? विवरण चिन्ह। ये क्या है? निर्देशक या योजक चिन्ह। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य, क्या मेरे भाई? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव, किसका भाव? विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका मतलब ये है, यह सभी छोटी की मात्राओं को सॉफ्टवेयर खा चुका है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, मैंने बताया कि भाई विरोध का या विपरीत, विरोध या विपरीत भाव को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक। चलो जी, उपविराम चिन्ह निम्नलिखित, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? ठीक है, आपको बताना है उपविराम। देखो ये कैसा है? मिश्र बंधु 3 हैं, अब ये लगा दिया चिन्ह, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तो ये तीनों के बारे में बता रहा है, तो ये है निर्देशक चिन्ह, ठीक है। इसे योजक चिन्ह नहीं कहेंगे। ये है आपका उपविराम। ये कौन सा हो जाएगा? उपविराम। तो जवाब तो हो गया आपका ये कह रहा है मिश्र बंधु, तो ये क्या है? अर्धविराम। और ये क्या है? विवरण, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। चलो जी, इसका बताइए क्या हो जाएगा? इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? ठीक है, इस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, तो आपको अर्धविराम ढूंढना है। तो ये कैसा है? हमारा अर्धविराम चिन्ह। कौन सा है? अर्धविराम। इसमें देखो यहाँ पे आपका फुल स्टॉप है, इसमें अल्पविराम है, मतलब पूर्ण विराम। ये भी कैसा है? पूर्ण विराम। ये भी कैसा है? पूर्ण विराम। तो अर्धविराम आपका सी ऑप्शन में है। चलिए जी, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? ये सभी में छोटी की मात्राएं हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो निम्नलिखित में से अर्धविराम कौन सा है? तो अर्धविराम कौन सा है? आपका ऑप्शन सी है। चलो जी, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तथा उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना है तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? ठीक है, क्या हम प्रश्नवाचक का करेंगे? नहीं। क्या बराबर का करेंगे? नहीं। उपविराम का बिल्कुल नहीं। तो विवरण का क्या किया जाता है? थोड़ा व्याख्या करने के लिए, विवरण देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का, ठीक है। चलो जी, इनमें से विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? तो विस्मय आदिबोधक कौन सा है? आपका ऑप्शन बी। तो साथियों इसमें आपको बताना है, अरे तुम आ गए, अरे के बाद किसके बाद? अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? तो अरे के बाद कौन सा है? विस्मय।
कौन सा है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। कौन सा है? विस्मय आदि। ठीक है, तो साथियों ये थे आज तक के प्रश्न। कैसे लगे? लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक थी सॉफ्टवेयर की वजह से, यहाँ से छोटी की मात्रा गायब थी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अब हम इसी प्रकार से आपको वीडियो और प्रश्नों से संबंधित अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देते रहेंगे। कुछ समय बाद आपके साथ और भी वीडियो चालू हो जाएंगी, जैसे मैथ की है, जीएस की है और आपकी रीजनिंग की है। सभी क्लास आपको अब मिलने लगेंगी बहुत जल्द ही। तो साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।